पंजाब के सीएम भगवंत मान पर अकाली दल नेता मजीठिया का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। भगवंत मान अत्यधिक शराब पीने के कारण बार बार हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। शराब के कारण उनके लीवर पर कुप्रभाव पड़ चुका है। कल भी फोर्टिस में एडमिट थे। शराब से तो इस पार्टी का गहरा नाता है, बाकी क्रांति तो आप ये कर ही लेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के अस्पताल में भर्ती होने की खबर सामने आई। सीएम के स्वास्थ्य को लेकर शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि वे कल रात से फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि हालत चिंताजनक और गंभीर है। मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर अकाली नेता ने न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत में कहा कि मामला ज्यादा शराब पीने का है और इसीलिए अस्पताल को सच्चाई बतानी चाहिए। दरअसल न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने भगवंत मान के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की, लेकिन उन्होंने अपने बयान में सीएम के स्वास्थ्य को लेकर सही जानकारी न देने की आशंका भी जताई। हालांकि इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का बयान भी आया है, जिसमें पार्टी ने सीएम के अस्पताल में भर्ती होने की वजह बताई है। अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि सीएम भगवंत मान को कल रात फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें क्यों भर्ती कराया गया है, सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई। वह एक संवैधानिक पद पर है, यह एक सीमावर्ती राज्य है और आप लोगों को जानकारी नहीं दे रहे हैं। यह लगातार हो रहा है। कुछ दिन पहले उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। अकाली नेता ने कहा कि हालत गंभीर और चिंताजनक है। आप पार्टी ने कहा कि यह एक रूटीन चेकअप है। यह रूटीन चेकअप नहीं है, क्योंकि रूटीन चेकअप में 24 घंटे नहीं लगते। असली कारण को दबाया जा रहा है। मैं उनके अच्छे होने की कामना करता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से मामला अत्यधिक शराब पीने का है और इस वजह से उनका लीवर जो है खराब हो गया है। अकाली नेता ने कहा कि वे लीवर सिरोसिस से पीड़ित है और डॉक्टरों ने उन्हें शराब ना पीने के लिए कहा है। वे 2-3 बार बेहोश हो चुके हैं और अब उन्हें फोर्टिस में भर्ती कराया गया है। अकाली नेता ने सीएम भगवंत मान के स्वास्थ्य को लेकर कहा कि पंजाब के डीजीपी, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य मंत्री और फोर्टिस अस्पताल को लोगों को सच्चाई बतानी चाहिए। आप उसी रास्ते पर जा रहे हैं जो तमिलनाडु में हुआ, इसीलिए इससे बचने के लिए सब कुछ पारदर्शी रखें। अकाली दल के नेता के बयान और पूरे दिन सीएम के सेहत को लेकर उठे सवालों के बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान को लेकर आम आदमी पार्टी का बयान सामने आया है। पार्टी ने कहा कि नियमित जांच के लिए फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से सीएम की स्वास्थ्य स्थिति का विवरण लिया जा रहा है। पार्टी ने डॉक्टरों के हवाले से कहा कि मुख्यमंत्री अब बिल्कुल ठीक है और उन्हें कोई विशेष समस्या नहीं हो रही। डॉक्टरों ने अपनी जांच में पाया है कि उनके फेफड़ों की एक धमनी में सूजन के लक्षण है, जो हृदय पर दबाव बना रही है, जिसके कारण रक्तचाप में उतार चढ़ाव होने लगता है और उनके कुछ टेस्ट होने बाकी हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। वक्फ संशोधन विधेयक पर देश भर से मांगे गए सुझाव में कौशाम्बी में की गई कार्रवाई देश में नजीर बन सकती है। कड़ाधाम में 96 बीघा मुक्त कराई गई जमीन को लेकर एडीएम कोर्ट की कार्रवाई पर शासकीय अधिवक्ता ने शासन को 6 बिंदुओं पर सुझाव भेजा है, जिसमें से कुछ को शासन ने स्वीकार कर लिया है। वक्फ बोर्ड की कब्जे वाली ये जमीन ग्राम समाज के नाम दर्ज हो गई है। एडीएम ने यह आदेश 2 दिसंबर 2022 को जारी किया था। उच्च न्यायालय ने उन्हें प्रकरण के निस्तारण का आदेश दिया था। कड़ाधाम निवासी सैयद नियाज अशरफ अली ने वक्फ संपत्ति को यह कहते हुए दावा किया था कि उसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में ख्वाजा कड़क शाह के नाम से माफीनामा दिया था। उन्होंने वर्ष 1945 में दीवानी अदालत में मुकदमा दर्ज किया था। मांग की थी कि उसे वक्फ संपत्ति घोषित किया जाए, लेकिन अदालत ने उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना। जमींदारी व्यवस्था समाप्त होने पर वर्ष 1952 में यह जमीन ग्राम समाज के नाम दर्ज थी। नियाज ने 1974 में फिर दीवानी अदालत में मुकदमा किया। इस बार भी अदालत ने भूमि को वक्फ संपत्ति नहीं माना। इसके बाद चकबंदी अधिकारी ने 14 मई 1969 को भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो ग्राम सभा अपना पक्ष रखती रही। अंत में हाईकोर्ट ने तत्कालीन एडीएम डॉक्टर विश्राम को पूरे मामले की सुनवाई करते हुए निर्णय का आदेश दिया। एडीएम ने सुनवाई में वक्फ संपत्ति संबंधी अभिलेख गलत पाए, साथ ही अपने पक्ष में कोई साक्ष्य दाखिल नहीं कर पाए। 2 दिसंबर 2022 को एडीएम ने भूमि को ग्राम सभा में दर्ज करने का आदेश दिया। अब इस पूरे प्रकरण की सुनवाई से लेकर फैसले तक की रिपोर्ट शासकीय अधिवक्ता ने शासन को भेजी है। कड़ाधाम में करीब 96 बीघा जमीन पर वक्फ बोर्ड गलत तरीके से कब्जा किए थे। अब यह जमीन सरकारी खाते में दर्ज करा दी गई। कार्रवाई को लेकर भेजे गए सुझाव को शासन ने स्वीकार कर लिया है। अब प्रदेश के अन्य जिलों में कौशाम्बी की कार्रवाई नजीर बन सकती है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने
मुंबई में वक्फ बोर्ड कानून और मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बीजेपी और सरकार इस पर झूठा एजेंडा और प्रोपोगेंडा फैला रही है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 9,40,000 एकड़ जमीन वक्ता की है, लेकिन फिर भी अफवाह फैलाई जा रही है कि ये जमीन हड़पी गई है। बीजेपी की सरकार वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए लाई गई है। हिंदू धर्म में कोई भी दान दे सकता है, लेकिन फिर मुस्लिम समुदाय में ऐसा भेदभाव क्यों? स्टेट वक्फ बोर्ड कमेटी में 8 से 9 नॉन मुस्लिम मेंबर को अपॉइंट करना चाह रहे हैं, क्यों? सरकार बोल रही है हिंदू वक्फ नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? जब नॉन मुस्लिम में मेंबर्स कमेटी में हो सकती है तो हिंदू वक्फ क्यों नहीं कर सकता? यूपी के काशी बोर्ड में साफ लिखा हुआ है कि मेंबर को हिंदू होना आवश्यक है, तो हमारे वक्फ बोर्ड में हिंदू क्यों लाना है? इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। दिल्ली नगर निगम की 18 सदस्यीय स्थायी समिति में बीजेपी ने बिना किसी विरोध के जीत हासिल की और इस चुनाव में प्रक्रिया से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने खुद को अलग रखा। इस चुनाव में बीजेपी से उम्मीदवार सुंदर सिंह को 115 वोट मिले, जबकि आपकी उम्मीदवार निर्मला कुमारी को एक भी वोट नहीं मिला। इस जीत के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने लिखा, दिल्ली का विकास भाजपा के साथ। आज दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की 18वीं सीट पर भाजपा प्रत्याशी श्री सुंदर सिंह तनवर जी विजयी हुए। उनको बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं दी और इस अवसर पर सांसद बहन केजे शेरावत जी भी उपस्थित रहीं। इस सीट पर विपक्षी के मुकाबले श्री सुंदर सिंह तनवर जी को 115 वोट मिले। इस विजय के साथ ही कुल 18 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के 10 सदस्य हो गए और आम आदमी पार्टी के कुल 8 सदस्य ही हैं। भारतीय जनता पार्टी का ही स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होगा, अब ये सुरक्षित हो चुका है। दरअसल पश्चिमी दिल्ली सीट से भाजपा पार्षद कमलजीत शहरावत के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद यह पद खाली हुआ था। एमसीडी चुनाव में भाजपा के जीतने के बाद आपने इसे अवैध और असंवैधानिक बताया था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा वालों ने एमसीडी को लूट का अड्डा बना दिया है। अगर आज निगम में मेयर की जगह एडिशनल कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तो कल भाजपा लोकसभा में चेयरमैन की जगह गृह सचिव को नियुक्त कर सकती है। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव का विरोध किया है और इसे अवैध करार दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के 18वें सदस्य के चुनाव के लिए कुल 2 घंटे का समय किया गया था, लेकिन चुनाव मात्र 1 घंटे में ही खत्म हो गया, क्योंकि केवल भाजपा के पार्षद ही वोटिंग में हिस्सा ले रहे थे, जबकि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने इस चुनाव का बहिष्कार किया था। कांग्रेस ने कल ही चुनाव से दूर रहने की घोषणा कर दी थी। इससे पहले दिल्ली के मेयर शेरली ओबरॉय ने एमसीडी कमिश्नर को 5 अक्टूबर को स्थायी समिति के सदस्य के लिए चुनाव कराने का निर्देश दिया था। मेयर ने एमसीडी कमिश्नर को पत्र लिखा। उन्होंने कमिश्नर द्वारा घोषित स्टैंडिंग कमेटी सदस्य के चुनाव को अवैध घोषित किया। उधर आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज भाजपा दिल्ली नगर निगम में जो करने जा रही है, अगर वह हो गया तो पूरे देश में विधानसभा अध्यक्षों और लोकसभा अध्यक्षों की जगह अधिकारी ही विधानसभा और संसद की बैठकों की अध्यक्षता करने लग जाएंगे। दिल्ली नगर निगम कानून के सेक्शन 74 में साफ लिखा है कि सदन की बैठक बुलाने का अधिकार केवल मेयर को है। सेक्शन 76 में साफ लिखा है कि सदन की बैठक की अध्यक्षता केवल मेयर, डिप्टी मेयर या इनकी अनुपलब्धता में कोई चुना हुआ पार्षद ही कर सकता है। भाजपा के कहने पर अब अधिकारी निगम की बैठक भी बुला रहे हैं और सदन की अध्यक्षता भी करने जा रहे हैं। यह सरासर असंवैधानिक और गैर कानूनी है। इस रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में फास्ट फूड, रेहड़ी पटरी और ढाबा मालिकों को अपनी दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने और पहचान प्रदर्शित करने के निर्देश के महज 1 दिन बाद सुक्खू सरकार ने यू टर्न ले लिया। रेस्टोरेंट, ढाबे और खाने पीने की रेहड़ियों पर दुकान मालिक का नाम दर्शाने को लेकर लिए गए फैसलों से हिमाचल प्रदेश सरकार पलट गई। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इस फैसले को लेकर अपना स्पष्टीकरण जारी किया है। कांग्रेस सरकार ने साफ किया है कि अभी ऐसा कोई फैसला लागू नहीं किया जा रहा। योगी सरकार ने इससे पहले कांवड़ यात्रा के दौरान जब ऐसे ही निर्णय लिया था तो कांग्रेस ने इसे संविधान पर हमला बताया था, और इसके बाद जब हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने ऐसा ही निर्णय लिया तो लोगों ने दोहरे रवैये पर प्रश्न उठाए। इसके बाद गुरुवार को इस संबंध में स्पष्टीकरण दे दिया गया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में आदेश दिया है कि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और दुकानों पर मालिक और मैनेजर का नाम और उनका पता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए। इसके अलावा सरकार ने आदेश दिया है कि रेस्टोरेंट, होटल में सब कहीं सीसीटीवी भी लगाए जाएं।
कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने आज कहा, कल मैंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की थी। स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी पर विचार करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति बेचने के लिए विभिन्न स्थानों पर अपना ठेला लगाता है, उसका लाइसेंस बनाया जाए, उसे नियंत्रित किया जाए ताकि पुलिस उसे भगा ना सके, जिसे जहां जगह दी गई वह वहीं बैठे। इसके लिए दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड की जरूरत होगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए उसे अपनी दुकान पर बोर्ड लगाना होगा। इस नीति में प्रावधान यह है कि ठेला वालों को सिर्फ नामित और नियंत्रित किया जाए। इससे अतिक्रमण कम होगा। हिमाचल पहाड़ी क्षेत्र है, इससे यहाँ ट्रैफिक जाम भी नहीं लगेगा। इस मुद्दे पर फैसला बरकरार रहेगा या फिर वापस लिया जाएगा? इस सवाल के जवाब में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, इस विषय पर एक सर्वदलीय समिति बनाई गई है जिसमें भाजपा के विधायक भी शामिल हैं। उन्होंने इस बात को दोहराया कि कोई भी हिमाचल में आकर रोजगार प्राप्त कर सकता है, लेकिन प्रदेश के लोगों के हितों का ख्याल रखना हमारी सरकार का दायित्व है। उन्होंने आगे बताया कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक्ट के आधार पर समिति बनाने का निर्देश दिया है। इस पर कैसे आगे बढ़ना है, इसके लिए ऑल पार्टी बॉडी बनाई गई है जिसमें कांग्रेस, भाजपा और भाकपा और माकपा समेत सभी दलों के लोग हैं। इससे पहले विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में शांति बनाना हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ पर बाहरी लोगों का स्वागत है, लेकिन प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और स्वच्छता रखना हमारी जिम्मेदारी। इसके लिए फूड वेंडर्स का आइडेंटिफिकेशन कराया जाएगा और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के फैसले से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत को मानहानि के केस में जमानत मिल गई, लेकिन विरोधी उन पर जमकर हमला बोल रहे हैं। एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि अगर संजय राउत जेल जाने से बचना चाहते हैं तो उन्हें झूठ बोलना बंद करना होगा, क्योंकि वह रोज झूठ बोलते हैं। मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा करते हुए कहा है कि चुनाव से पहले जानबूझकर उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि वह इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। संजय राउत को मानहानि के मामले में दोषी ठहराया गया था। उन्हें 15 दिन की जेल और 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। संजय राउत ने कहा कि उनको ऐसे फैसले की अपेक्षा नहीं थी, लेकिन मैंने जो कहा था वह आरोप था और किरीट सोमैया भी आरोप लगाते रहते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हम जैसे लोगों को न्याय कैसे मिल सकता है? संजय राउत के खिलाफ किरीट सोमैया की पत्नी मेघा सोमैया ने याचिका दायर की थी। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्होंने सवाल किया कि जब पीएम देश के चीफ जस्टिस के घर मोदक खाने जाते हैं तो भ्रष्टाचार और अन्याय के मुद्दे के खिलाफ आवाज उठाने वाले उनके जैसे लोगों को कैसे न्याय मिलेगा? संजय राउत ने आगे कहा, अगर मैंने ये कहा तो मैंने किस प्रकार किसी को बदनाम किया, सब कुछ रिकॉर्ड में है। मीरा भैदर नगर निगम की रिपोर्ट में भी है। मैंने केवल यह पूछा कि क्या भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, लेकिन देश की पूरी न्यायपालिका ऊपर से नीचे तक आरएसएस से प्रभावित है। मैं सत्र अदालत में अपील करूंगा और लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार हमारे साथ अन्याय हुआ है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा, हमें अपना मामला दर्ज कराने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा और 28 महीने बाद हमें न्याय मिला। वहीं संजय निरुपम ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, संजय राउत रोज झूठ बोलते हैं और उनका झूठ आज कोर्ट में पकड़ा गया। इसके लिए उन्हें 15 दिन की जेल की सजा और 15,000 रुपए जुर्माना भरने की सजा हुई थी, लेकिन 15,000 रुपए का मुचुल्का भरने से जेल जाने से बच गए हैं। निरुपम ने आगे कहा, लेकिन सवाल ये है कि कब तक बचेंगे? इस तरीके से रोज झूठ बोलते हैं, उनको हर 15 दिन में जेल जाना होगा। अगर जेल जाने से बचना चाहते हैं तो उन्हें झूठ बोलना बंद करना होगा। संजय राउत को लेकर कोर्ट का फैसला आने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी प्रतिक्रिया दी थी। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा था कि उनसे यही उम्मीद करता हूं कि वो कम झूठ बोलेंगे। भगवान ने झूठ बोलने के लिए पैदा नहीं किया। रोज रोज झूठ बोलना बंद करें, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वे मेरी बात सुनेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के एक अधिकारी के साथ मारपीट की। दिल्ली जल बोर्ड के एक कर्मचारी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। बुधवार रात मॉडल टाउन के विधायक के खिलाफ कथित तौर पर मारपीट करने के आरोप में यह शिकायत दर्ज हुई। 49 साल के सतपाल सिंह ने अपनी FIR में बताया है कि वे कल्याण विहार में सीवेज पंपिंग स्टेशन पर काम कर रहे थे कि तभी त्रिपाठी
20 से 25 लोगों के साथ आए और उनसे पूछने लगे कि सीवेज का पानी निकल गया है या नहीं। सिंह ने अपनी शिकायत में लिखा, मैंने उनसे कहा कि पंप चालू है लेकिन सीवेज निकल गया है या नहीं, यह मेरी जिम्मेदारी नहीं। यह सुनते ही त्रिपाठी ने मुझे थप्पड़ मारा और फिर जूते से मारा, जिससे मैं गिर गया। उनके साथ आए लोगों ने भी मुझे पीटना शुरू कर दिया। सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। सिंह ने कहा कि पुलिस को घंटों बाद तब सूचित किया गया जब उसका साथी उसकी जगह शिफ्ट करने के लिए स्टेशन आया। इसके बाद सिंह को इलाज के लिए बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार डिप्टी पुलिस कमिश्नर जितेंद्र मीना ने कहा, हम मामले की जांच कर रहे हैं और ठीक से जांच कर रहे हैं। अखिलेश पति त्रिपाठी पर जुलाई 2022 में भी मारपीट का आरोप लगा था। मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले गुड्डू हलवाई और मुकेश बाबू का कहना था कि वे विधायक के पास समस्याओं से जुड़ी शिकायत लेकर पहुंचे थे। आरोप है कि तभी विधायक ने उनके साथ मारपीट कर दी। बता दें कि शिकायतकर्ता पीड़ित कर्मचारी की उम्र 49 साल है। पुलिस ने पीड़ित कर्मचारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और विधायक के खिलाफ मामले की जांच शुरू कर दी। वह दिल्ली व पंजाब में फल फूल चुकी आम आदमी पार्टी को हरियाणा की जमीन पर जड़ें जमाने में वक्त लग सकता है। पिछली बार 46 उम्मीदवार उतारकर लगभग हर सीट पर जमानत जब्त करने वाली आप इस बार अकेली ऐसी पार्टी है जिसने सभी 90 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। कांग्रेस व भाजपा ने एक एक सीट दूसरे दलों को दी है। आपको उम्मीदवार तो मिल गए, पर अब उनकी जीत सुनिश्चित करने का कड़ा इम्तिहान है। हरियाणा में आप नेतृत्व के संकट से जूझती आई है। पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की जेल से 177 दिन बाद हुई रिहाई से उसकी जान में जान आ गई। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल 3 दिन से प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस व भाजपा के बीच सीधी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने का उनका प्रयास है। केजरीवाल हरियाणा के ही भिवानी जिले के सिवानी के हैं, पर उनकी सियासी कर्मभूमि दिल्ली रही। हरियाणा का बेटा होने की बात कहकर वे यहां पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल कहते हैं कि इस बार आप हरियाणा में किंग मेकर होगी, क्योंकि किसी एक को बहुमत नहीं मिलने वाला। आपकी उपलब्धि यही होगी कि वह मुकाबले को त्रिकोणीय बना दे और उसके पास 5-6 से ज्यादा अनुभवी उम्मीदवार नहीं। संगठन खड़ा करने के दावे प्रदेश के नेता करते रहे हैं। अब उन दावों की परीक्षा होनी है जो आसान नहीं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।